अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि पढ़ते हैं, याद नहीं रहता, समझ में आ भी गया लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके सामने ला रहे हैं कुछ अलग अंदाज में, ताकि आपको ये याद भी आसानी से हो जाए और कंफ्यूजन भी आपके सारे क्लियर हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। क्या होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म? उसमें हम बात करते हैं कुछ इस तरह से कि वहाँ पे जो भी कंपाउंड है उनमें आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो उनकी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। भाई देखो, अब नहीं समझ में आई बात। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लिया कोई भी एक कंपाउंड है, आप कंपाउंड छोड़ो, आप खुद को देख लो, आप खड़े हो, सीधे खड़े हो, ठीक है। आपने अपना हाथ एक ऐसे कर रखा है, लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड जो है आपने कुछ इस तरह से कर रखा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, मैंने आपसे ये कहा आप दोनों हाथ अपने ऊपर कर लो, ठीक है, आपने दोनों हाथ अपने ऊपर कर लिए। फिर आपसे कहा कि आप दोनों हाथ नीचे कर लो, ठीक है, आपने दोनों हाथ नीचे कर लिए। आपने 3 पोज बनाए। 3 पोज क्या बनाए? एक हाथ ऐसे रखे ट्रांसवर्स, एक हाथ ऊपर कर लिए एक दूसरे पोज में, और तीसरे पोज में दोनों हाथ नीचे कर लिए। तो आप ये बताओ कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदला? नहीं। आप मुझे कोई और बंदा था? नहीं। वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन अरेंजमेंट अलग हो गया। अरेंजमेंट क्या अलग हुआ? पहले आपने हाथ सीधा खड़ा करा, फिर आपने हाथ ऊपर कर लिया, फिर आपने हाथ नीचे कर लिया। बिल्कुल जस्ट ऐसे ही कंपाउंड होती हैं। कंपाउंड में मैंने इस कार्बन में Cl पहले यहाँ ऊपर कर दिया, फिर मैंने क्या करा, Cl को अबव द प्लेन इस बोर्ड से बाहर निकलते हुए कर दिया। दूसरी बार Cl को मैंने बोर्ड के अंदर कर दिया, ठीक है। 3 प्लेन होते हैं XYZ, ठीक है, 3 डायमेंशन होती है हमारी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारी 3 डायमेंशन को बताती है, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 थी। कौन कौन से आइसोमेरिज्म है? कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म जो हम पूरा कर चुके हैं उसको अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, होता ये है, जैसे मान लिया एक खूंटा है। बहुत ही सिंपल भाषा में शुरू करते हैं। ये खूंटा है, ठीक है। खूंटे पे क्या होती है? अक्सर खूंटे पे गाय को, बैल को, इन सबको बांधा जाता है। कुछ नहीं करा तुमने, बहुत दिनों से कुछ याद नहीं करा और मैंने तुम्हें खूंटे से बांध दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, तुम्हें खूंटे से बांध दिया, ठीक है। तुम्हारा एक पैर खूंटे से बांध दिया, ठीक। और तुमसे कहा गया कि इसके चारों ओर चक्कर काटो, 360 डिग्री चक्कर काटो। तो अब मुझे ये बताओ, जब तुम खूंटे से बंधे हो, चारों तरफ तुमसे कहा गया चक्कर काटने को, तो तुम काट लोगे? सोचो, इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि तुम्हें खूंटे से बांध दिया गया है। तुम्हारा एक पैर खूंटे से बांधा गया है रस्सी से, ठीक है। अब कहा जाए तुमसे उस खूंटे के चारों चक्कर लगाओ, तो लगा पाओगे? हाँ जी मैम, लगा तो पाएंगे, भले ही बहुत तेज स्पीड से ना भाग पाए, लेकिन लगा लेंगे, ठीक है, चलो लगा लेंगे। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। इसे हमने क्या नाम दिया? फ्री रोटेशन। क्या नाम दिया इसे हमने? फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन हो रहा है भाई, हो रहा है फ्री रोटेशन, ठीक है। जैसे हमने कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, फ्री रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। याद आया? कुछ नहीं आया याद? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ फ्री रोटेशन होगा जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल जस्ट लाइक कैसा है? फ्री रोटेशन की तरह, ठीक। अब सेकंड सिचुएशन में क्या करा, मैंने तुम्हारा दूसरा पैर भी लिया और वो भी खूंटे से बांध दिया दूसरी रस्सी से, ठीक। अब तुमसे कहा कि अब तुम भागो। अब बताओ मुझे, क्या तुम उतनी स्पीड से चक्कर लगा पाओगे? नहीं, गिर जाओगे। कई बार तो गिरोगे धड़ाम से, मुंह के बल गिरोगे, 2-4 दांत भी टूटेंगे। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड, हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कैसे करा हमने? 2 रस्सियां बांध के रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिन जिन कंपाउंड्स में होगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। थोड़ा आया समझ में? आया नहीं आया भाई? अब आप नहीं भाग पा रहे, अब क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कंपाउंड में
अगर मैं यहाँ क्या करूँ, मैं कुछ चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ से जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक एक एच कम करा, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। क्या अब ये फ्री रोटेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? साइंस की लैंग्वेज में देखो बच्चों, यहाँ पहले सी सिंगल बॉन्ड सी था, ठीक है, क्या था यहाँ पे, ये सी सिंगल बॉन्ड सी था। अब मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पे बना दिया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या लफड़ा होता है? पाई बॉन्ड आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक, अप एंड डाउन, ऐसी तो होता पाई बॉन्ड हमारा, और आपस में इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अबव, अगर ये प्लेन है, पेपर का प्लेन है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है। जैसे मान लिया आप इस तरह से मानो, सपोज करो ये आपका देखो ये पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर हो गया, बिल्कुल प्लेन में आ गया, ये एक पाई बॉन्ड ये ऊपर बन रहा है, ये अबव द प्लेन, ऐसी यहाँ ऐसी एक और यहाँ है, उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है ऐसे अबव द प्लेन, और नीचे है दैट इज बिलो द प्लेन, ठीक। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या रोटेशन हो जाएगा? कंपाउंड ऐसे रोटेशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हमने क्या बोला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड 360 डिग्री नहीं घूम पाएगा और एक नई तरह के आइसोमेरिज्म क्रिएट हुए जिसको नाम दिया गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन में क्या था, फ्री रोटेशन था। देखो बहुत आसान है सब चीज़ें याद रखना, बस हमें थोड़े थोड़े लॉजिक्स याद रखने पड़ते हैं। कन्फर्मेशन में फ्री रोटेशन था और ज्योमेट्रिकल में क्या है, फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बस थोड़ा सा घूम पाएगा, बस घुमा तो बस इतना सा, बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर हो गई बात? तो अब होता क्या है इसमें, अब क्वेश्चन ये आता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ हो सकती है। किताबों में दिया होता है अक्सर कि डबल बॉन्ड एल्कीन्स जो होती हैं उनमें ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। डबल बॉन्ड होना, अपने आप में डबल बॉन्ड होना, ये एक पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। हम ये नहीं कह सकते कि जिनमें डबल बॉन्ड है उनमें ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। सी डबल बॉन्ड सी, अक्सर बहुत आता है क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन्स में ही होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, गलत है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर एल्कीन्स में है, पाई बॉन्ड जहाँ है वहाँ है, उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पाई जाती है, ये हमारी पाई जाती है साइक्लो एल्केन्स में भी। ये हमारा साइक्लो एल्केन है, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, ठीक है। लेकिन किस कंडीशंस में होगी, CHCl CHCl, ठीक है। अभी मैं आपको और क्लियर करके बताऊंगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहली बात कहाँ होती है, एक तो हमारी एल्कीन्स में हो गई। हमने कहा जिन कंपाउंड्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है उन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, ठीक है, हमने ये बात कही। तो किन किन में होती है, एल्कीन्स में हो गई हमारी, और किस में हो गई, साइक्लो एल्केन्स में हो गई। तीसरा हमारे हो गए एल्डोक्सिम्स, एल्डोक्सिम्स ना नाम देके खाली ऑक्सिम्स कह दो, ऑक्सिम्स के ही टाइप हो जाते हैं, तो एल्डोक्सिम्स एंड कीटोक्सिम्स वो भी हम पढ़ेंगे, और एजोबेंजीन। ये 4 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारी क्या पाई जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने बहुत इजी वे में आपको बता दिया कि मुश्किलें आपको किताबों में 4 चीज़ें एक साथ लिखी दिखी होंगी, ठीक है ना, बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है। समझ में आई बात? ये 4 होते हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, आप चाहे लिख लो। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द आइसोमेरिज्म, इसको मैं लिखे रहने देती हूँ, यही लिख देती हूँ छोटी सी डेफिनेशन आपकी। द आइसोमेरिज्म, दिस आइसोमेरिज्म arises due to restricted rotation around
सिग्मा बॉन्ड। कहीं कहीं डबल बॉन्ड दिया होता है, गलत। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होगा? जब या तो वहां डबल बॉन्ड हो, या साइक्लिक कंपाउंड हो कोई, या ऑक्सिम्स हो, या एजोबेंजीन हो। ठीक, ऐसी कंडीशन अराइजेस हो तब हमारी हो सकती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स होगा इसके, कहाँ कहाँ पाई जाती है। क्लियर? एकदम कॉन्साइज एंड शॉर्ट। क्लियर? बस, ज़्यादा आराम कथा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, शॉर्ट में करना सीखो। चलो, अब टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारी 3 टाइप में होती है। एक तो सिस ट्रांस, सिन एंटी, इजेड सिस्टम। ठीक, ऐसा क्यों होता है इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आइसोमर्स कैसे बनते हैं सिस ट्रांस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस ट्रांस से, आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिस ट्रांस से। ठीक है, चलो, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हमने एक एग्जाम्पल लिया, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे H, बिल्कुल सिंपलेस्ट ले रही हूँ मैं, CH3 देन H। ठीक है, देखो बच्चों, अब इधर से देखो, ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, अच्छा, ये चीज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, इसकी 2 शर्तें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो 2 शर्तें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं? पहली तो हमारी हो गई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, वो 4 चीज़ें जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताए वो आ जाएंगे इसमें। और दूसरी चीज़ है एटम और ग्रुप, इसको आप चाहे लिख लो, एटम और ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम, अटैच टू कार्बन एटम्स मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। देखो, ये सबसे बड़ी शर्त क्या है, और इसको नोट बना के लिख लो, डेट इज इंपॉर्टेंट। बच्चे यही गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं? एक कारण हमारा ये है, दूसरा कारण हमारा ये है। इस कार्बन से जो 2 हमारे एटम या ग्रुप जुड़े होंगे ये आपस में डिफर होने चाहिए। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे CH3 कर दिया तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर होगी बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं इसको स्पेशली इंपॉर्टेंट कर रही हूँ। बच्चे बहुत गलती करते हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे बच्चे गलती कर जाते हैं जो जे एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं। वो क्या है गलती? बहुत कॉमन सी गलती है, इस C से जुड़े हुए दोनों ये ग्रुप्स जो है हमारे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ऐसी इस C से जुड़े हुए दोनों ग्रुप हमारे डिफरेंट होने चाहिए, बस। ठीक है, इतना याद रखना। अब हम कैसे समझेंगे सिस और ट्रांस? क्या है सिस और ट्रांस? देखो, इस C से जुड़ा हुआ ये CH3 और इस C से जुड़ा हुआ CH3 जब आमने सामने हो, डेट इज सिस कंडीशन। सिस यानी कि आमने सामने, सेम साइड, लार्जर ग्रुप। इसको मिटा दूं, ये आपने लिख लिया होगा। सिस का मतलब क्या? लार्जर ग्रुप ऑन सेम साइड। अब यही मैंने चेंज करा, ये लार्जर ग्रुप सेम साइड ना होकर अपोजिट साइड पहुंच गए तो ये कंडीशन हो गई ट्रांस। मीन्स लार्जर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, समझ में आया? ये हो गई आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल।
और बस ये ध्यान रखना है ये दोनों आपस में डिफर होने चाहिए। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। देखो बच्चों, अगर ये लार्जर ग्रुप है CH, ये क्या है, सिस पोजीशन, सेम साइड है, इसका नाम दिया गया है, ये नाम है इसका मैलिक एसिड, ठीक है। और ये लार्जर ग्रुप अपोजिट साइड है, डेट इज ट्रांसपोजिशन है ये, और इसको नाम दिया गया है फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर? अच्छा, इसका डिस्टिंग्विशन, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सिस ट्रांस को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप ही कैसे कह रहे हो कि भाई ये सिस और ट्रांस दो पोजीशन होती है? हमने तो क्वेश्चन कर दिया, हमें नहीं पता भाई, हमें समझाओ सिस एंड ट्रांस पोजीशन होती भी है या नहीं है, हवा में बातें हो रही हैं। तो चलो भाई, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। क्या करा उन्होंने, मैलिक एसिड को क्या करा, हीट दिए। इसको क्या दिया, इसको मिटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। मैलिक एसिड को जो है हीट दिया। हीट देने से क्या हुआ, OH यहाँ से निकला और एक H यहाँ से निकला, यानी कि -H2O निकल गया। तो क्या बना, कुछ ऐसा बन गया, देखो COO CO, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। इसे हम बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। ये स्ट्रक्चर कैसे बनी, समझ में आया? इसका अपना CO, ये CO, देखो ये CO, ये CO, एक CA जो एक्स्ट्रा है वो, सॉरी एक O जो एक्स्ट्रा है उसने इन दोनों से बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। ये हमारा हो गया मैलिक एनहाइड्राइड। जबकि फ्यूमेरिक एसिड को हीट करा गया, ठीक है, नो रिएक्शन। क्या हुआ, नो रिएक्शन। फ्यूमेरिक एसिड को हीट करने पर कोई रिएक्शन प्राप्त नहीं हुई। इससे ये हमें सिद्ध हो गया कि सिस एंड ट्रांस एग्जिस्ट करती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है, सिस एंड ट्रांस फॉर्म होती हैं। मैलिक एसिड जो है सिस फॉर्म है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस फॉर्म है। कैसे सिद्ध करोगे कि मैलिक एसिड सिस फॉर्म है, फ्यूमेरिक ट्रांस फॉर्म है? तो हम इस रिएक्शन से इसको प्रूव करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, भला क्या, जल्दी बोलो, सिन एंड डी। याद तो हो गए होंगे अभी टाइप, या नहीं याद हुए? सिन एंड डी, सिन एंड डी क्या है भाई? हमने दो और पढ़े थे। अच्छा बच्चों, एक और एग्जाम्पल हम बता दें आपको सिन एंड डी से पहले। हाँ, साइक्लिक का एग्जाम्पल रह गया है बताने से, चलो वो भी बता देते हैं, वो भी ज़रूरी है। ClH 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 HCl। अब बताओ भाई कौन सा सिस कौन सा ट्रांस? देखो ये जो मैंने ऊपर नीचे दिखाया ये क्या है, ये ट्रायंगल प्लेन में है। ये ट्रायंगल कैसा है, प्लेन में। जैसे आपने प्लेन में एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे एक प्लेन में ट्रायंगल बनाया, उसके ऊपर Cl है, नीचे H है, Cl ऊपर नीचे H, तो ये दोनों सेम साइड है, डेट इज सिस। ये अपोजिट साइड है, डेट इज ट्रांस। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं यहाँ पर भी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, डेट इज ट्रांस। हम कोई और भी ग्रुप लगा सकते हैं भाई, जैसे मान लिया अब हमने Br लगा दिया, सपोज करो ClBr, BrCl। अब ये बताओ, ये दूसरा एग्जाम्पल बन गया भाई। अब यहाँ क्या कंडीशन होगी, अब ये बताओ मुझे, पॉज करके बताओ चलो कमेंट सेक्शन में। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना है कि क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है? बताओगे बच्चों? क्लियर। चलो अब जो है हम नेक्स्ट लेके चलते हैं आपका सिन एंड डी।
सिन एंटी क्या होती है? देखो, सिन एंटी जो नाम दिया गया है वो एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम में दिया गया है, ठीक है। पहले हम बढ़ते हैं ऑक्सिम्स में, फिर एजोबेंजीन में पढ़ेंगे। ऑक्सिम्स में दो टाइप के एल्डोक्सिम्स कैसे बनते हैं? एल्डिहाइड की जब हम हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे एल्डोक्सिम्स बन जाते हैं। क्या होती है उनकी स्ट्रक्चर? कुछ इस तरह से वो होते हैं। आर का मतलब आप यहाँ CH3 ले सकते हो या H लो, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एक एल्डोक्सिम है। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? ये CH3 जिसपे हमने टिक करा है, ठीक है। और इसमें कौन सा लेते हैं हाई प्रायोरिटी? ये आप नोट डाल के लिख लो कि जो यहाँ ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर हायर प्रायोरिटी दी जाती है। लोन पेयर को क्या देते हैं हम? हायर प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अब ये दो हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो सिन यानी कि जब हायर प्रायोरिटी सेम साइड, सिन का मतलब सेम साइड, हायर प्रायोरिटी हायर सेम साइड हो गया, ठीक। अब हमने जस्ट इसको अपोजिट कर दिया, H ऊपर चला गया, CH3 नीचे आ गया, ये अपोजिट साइड हो गए तो डेट इज एंटी, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड। ये आप लिख लो, ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा है एल्डोक्सिम, ठीक है, लिख लिया, ठीक। पॉज करके लिख लो जाए। अब हम नेक्स्ट कीटोक्सिम, इसी में ही हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर CH3 की जगह हमने C6H5 कर दिया, ठीक है ना। दोनों तरफ हमें एल्काइल या बेंजाइल ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप जोड़ना हो, चलो इजी कर देते हैं इसको, C2H5 जोड़ देते हैं, कंफ्यूज ना हो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। आसान से कठिन की ओर पढ़ना चाहिए जिससे हमें दिक्कत ना हो याद करने में, समझने में। तो यहाँ देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हायर ग्रुप है, ठीक, ये हाई ग्रुप है और ये हाई ग्रुप है, तो ये सिन नहीं बनेगा, ये एंटी बन जाएगा। लाओ इसे मिटा दें, ये हो गया हमारा एंटी, ठीक है, हायर अपोजिट साइड। अब यहां देखो, ये हायर, ठीक है, और ये वाला हायर, तो ये कंडीशन हो गई हमारी सिन मीन्स हायर सेम साइड, क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एजोबेंजीन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एजोबेंजीन का। एजोबेंजीन क्या होती है बच्चों? N डबल बॉन्ड N, ठीक। इससे हमने जोड़ा एक एल्काइल ग्रुप, जैसे मान ली CH3, या हमने जोड़ दिया C2H5, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है ना। सिमेट्री आ जाएगी, कैसे आप करोगे? दोनों सेम हो जाएंगे तो, है ना, ये दोनों अलग होने चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पर इन दोनों में हायर कौन सा? ये। इन दोनों में हायर कौन सा? ये। लोन पेयर हमेशा हायर प्रायोरिटी, अभी मैंने लिखवाया लोन पेयर हायर प्रायोरिटी, डेट इज सिन, ठीक है। अब मैं यहीं बदल दूं थोड़ा सा, डेट इज एंटी हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारी हो गई एजोबेंजीन, सिन एंटी आइसोमेरिज्म। अब थर्ड टाइप आता है EZ। क्या आता है बच्चों? EZ। EZ क्या है? आपको लग रहा हो कि मैम कम एग्जाम्पल बता रही हैं, आपको समझना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आप कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ? कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए, ठीक है ना। EZ सिस्टम, अगर हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको कम से कम एक एग्जाम्पल भी पता है, दिमाग में फिट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हजारों एग्जाम्पल आ जाए आप बता दोगे, ठीक है ना। EZ सिस्टम क्या होता है?
देखो, कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉक, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर बनाया CIP रूल। और CIP रूल क्या कहता है, अगर E या हो, E का मतलब है अपोजिट साइड, भला क्या, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, उसको आप चाहे नोट बना के लिख लो, हायर प्रायोरिटी ग्रुप। E तब आएगा जब वो होंगे अपोजिट साइड, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होंगे इट मीन्स Z। ये क्यों अराइज हुई, आप मुझे एक बात बताओ। मैंने अभी क्या करा, ए बी, ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, सिस ट्रांस। ये जो शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है, किसकी लिखी है, सिस ट्रांस की। वो कैसे, देखो पहली शर्त तो यही है, कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप हमारे डिफरेंट होने चाहिए। वो तो हैं भाई, वो तो हैं, लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप इनसे सेम नहीं है, अलग हैं, ये हमारा कौन सा सिस्टम है, सिस एंड ट्रांस सिस्टम है, यानी कि ये CH3H CH3H, यही तो हमने भी पढ़ा, CH3 सेम साइड हो गए सिस, CH3 और CH3 अलग हो गए, दूर दूर हो गए तो ट्रांस। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया, डेट इज दिस ABCD, चारों ग्रुप डिफरेंट, इन दोनों कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट। अब क्या करोगे भाई साहब, अब लगा लो, सिस एंड ट्रांस लगा लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ H रख दिया, यहाँ पे मैंने OH रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया आपका Br। लगाओ जरा, लगाओ, लगेगी इसमें सिस एंड ट्रांस, नहीं लग सकती। तब आया EZ सिस्टम। तब कौन सा सिस्टम आया, EZ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। बच्चों कुछ कट रहा है ना शायद, ओके, चलो, कोई बात नहीं, कट रहा है तो हम उसको इसी के अंदर समेट देंगे, ठीक है। अब दिख गया, हाँ अब दिख गया, EZ सिस्टम, ठीक है। E मतलब अपोजिट साइड, Z मतलब सेम साइड, ठीक है। अब सही है ना, हाँ जी अब सही है। चलो, क्लियर कि क्या क्लियर, बताओ क्या क्लियर हुआ। चारों ग्रुप अगर अलग हैं तब क्या करोगे भाई, तो दिमाग की चकरगन्नी होनी है। तब उन्होंने क्या करा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, तो E सेम साइड तो Z, E माने एंटीजन, G माने जुजुमान, ठीक, Z माने जुजुमान। अब हुआ क्या, कैसे डिसाइड करें कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा, क्वेश्चन अराइजेस। इसे मिटा दें, कैसे डिसाइड करें हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा, कैसे डिसाइड होगा। देखो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया उसी को लिख लेते हैं। यही तो था एग्जाम्पल। अब देखो इन दोनों में हायर कौन सा है, CH3, ठीक। इन दोनों में हायर कौन सा है, कैसे पता लगाएं। हायर प्रायोरिटी ग्रुप पता लगाने के लिए क्या रूल है, CIP रूल है। वो अभी हमने लिखा था ना CIP रूल, वो रूल क्या है, डिपेंड अपॉन मास ऑफ फर्स्ट एटम। देखो ये पहला एटम जो इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसका मास कितना है, उसके आधार पे प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड होगा। अगर पहला सेम है तो सेकंड लेंगे हम, ठीक है, पहला सेम है तो सेकंड लेंगे। यहाँ H है और यहाँ क्या जुड़ा है C, इसमें किसका मास ज़्यादा है, C का, तो ये हो गया हायर प्रायोरिटी ग्रुप। यहाँ ब्रोमीन का मास ज़्यादा है या ऑक्सीजन का, ब्रोमीन का, तो ये हो गया हायर प्रायोरिटी ग्रुप। क्लियर हो गई बात, समझ में आई, ठीक है। अच्छा तो अब ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप वाला है, ये हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, इट मीन्स ई फॉर्म हो गई। अब यही मैंने क्या करा, इनको सेम साइड ले आए, ये हायर प्रायोरिटी, ये हायर प्रायोरिटी, दैट इज Z। समझ में आया। अगर इससे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत आसान है, EZ यानी कि जब चारों डिफरेंट हो। और प्रायोरिटी हम कैसे निकालेंगे,
हम देखेंगे मास, फर्स्ट एटम का मास किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा वो हाई प्रायोरिटी, जिसका कम है वो लो प्रायोरिटी। बस कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है, सबसे आसान ऑस्टियोमेरिज्म में ये। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें होशियार रहना है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक। ये वाला NH2। अब बताओ इसमें कौन सा हाई प्रायोरिटी। भाई इन दोनों में तो एसिड सबका बाप है, एसिड ही होगा, ठीक, हाई प्रायोरिटी। इन दोनों में बताओ, यहाँ पर क्या है पहला आइटम नाइट्रोजन और यहाँ है पहला ऑक्सीजन, किसका मास ज़्यादा, किसका मास ज़्यादा, ऑक्सीजन का ऑब्वियसली, तो ये होगा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कहते हैं यहाँ पर तो एक है ना एक वो है, लेकिन यहाँ 2 H है यहाँ 1 H है, तो यहाँ गलती कर देते हैं इसलिए। ठीक है ना, ये हाई प्रायोरिटी, तो ये कौन सी कंडीशन है भाई, ये सॉरी ये हमारी हो गई ई कंडीशन। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड है। अब इसका जस्ट CHO यहाँ OH कर दो, यहाँ NH2 कर दो, ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी भाई, ये प्रायोरिटी, यहाँ पे ये प्रायोरिटी, ये हो गई हमारी Z कंडीशन। समझ में आया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक, इसमें बताओ, इसमें आप क्या कहोगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कंफ्यूज हुए। इसको खोल के लिखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या है। ये C यहाँ है, एक C यहाँ है, एक C और है, इसको हमने पूरा कर लिया H जोड़ के। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये हमारा C2H5, इसको भी खोल लो बच्चों, हाँ बहुत ज़रूरी है खोलना, तभी तो दिया ये एग्जाम्पल। क्लियर है। अब देखो क्या माजरा है, इन दोनों में देखो क्या होगा, कौन सा प्रायोरिटी वाला होगा, तभी तो दिया है। अब आप कहोगे क्या मैम ये तो ये लग रहा है, यहाँ तो दो C जुड़े हुए हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही CH है। ठीक, लेकिन अब इसमें देखना क्या है, यहाँ भी C यहाँ भी C, दोनों जगह C है, सेम है। अब क्या देखें, सेकंड देखो, सेकंड देखो, सेकंड क्या है, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड O और H, क्या है यहाँ CHO में क्या है, डबल बॉन्ड O एंड H, ये है नहीं है CHO ग्रुप, ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या है, इस C से 2 H जुड़े हुए हैं और एक और C जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन है, ऊपर ये कंडीशन है, नीचे ये कंडीशन है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, डबल बॉन्ड को हमेशा सिंगल बॉन्ड से प्रायोरिटी मिलती है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से प्रायोरिटी मिलती है। जैसे हमने IUPAC में प्रायोरिटी करी थी, नहीं करी थी, कुछ उसी तरह से है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से प्रायोरिटी मिल रही है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, प्रायोरिटी ये ले जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ ध्यान रखने के लिए। EZ बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, EZ क्यों भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में EZ के, क्यों, क्योंकि इसमें यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। CIP रूल जिसने समझ लिया, पहला अगर मास देखो सेम है, अगर कम ज़्यादा है तो ज़्यादा के साथ चले जाओ, सेम है तो क्या, सेकंड जुड़ा हुआ देखो, सेकंड जुड़ा हुआ हमें क्या देखना है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हमारा कोई भारी मास जुड़ा होता है, जैसे Cl जुड़ा होता, C से ज़्यादा है तो हम इसको प्रायोरिटी देते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रायोरिटी ले गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक C है, ऐसे 3 H जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक C है जिससे 2 H जुड़े हुए हैं, लेकिन एक C जुड़ा हुआ है। पहला तो सेम हो गया C। सेकंड वाला देखो 2 H जुड़े हैं, यहाँ पे 2 H जुड़े हैं और एक C जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, तीनों H जुड़े हुए हैं। प्रायोरिटी कौन ले जाएगा, ये वाला ले जाएगा। ठीक है,
हमें ऐसे देखना है, ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 3 सी है या 1 सी है इसलिए प्रायोरिटी ना, हमें इस तरह से देखना है। किस तरह से देखना मैंने अभी बता दिया आपको। पहला आइटम देखो सेम लगे, दूसरा आइटम देखो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये देखो, फिर तीसरा आइटम देखो, इस तरह से हमें बढ़ते जाना है। ठीक, तो ये प्रायोरिटी ले गया, तो अब बताओ क्या बनेगा। यहाँ प्रायोरिटी हमारी ये ले गया, यहाँ ये ले गया, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, सेम साइड है, फिर तो आसान है, जेड हम इसको पलट दें तो ई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, पलट दो चाहे, पलट दो उसको, सी डबल बॉन्ड सी, ऊपर आ गया हमारा CHO, नीचे चला गया CH2 CH3, फिर आ गया CH3 और नीचे हमारा ये आ गया। ठीक है, चाहे इस तरह से दिखा दो चाहे किस तरह से भी दिखा दो। तो ये हमारा सिस्टम कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया ई। क्लियर होगी बात, यहाँ ये प्रायोरिटी है, यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा EZ सिस्टम। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारी सब टाइप्स के साथ लगभग कंप्लीट हो गई। इसमें अब थोड़ा सा बस बचा है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है आइसोमेरिज्म की वजह से कंपाउंड पर। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। देन फिर हम इसके पढ़ेंगे सारे PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट एग्जाम में, IIT JEE एडवांस एग्जाम में। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, थोड़ा सा और खुद से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट।